पहले बताओ किस किसने उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा है जो दिया हुआ था। बस भैया हैकर रैंक पे था प्रॉब्लम। हाँ हैकर रैंक पे तुम कर रहे हो क्या? वो देखो ये सभी की सभी हैकर रैंक की प्रॉब्लम स्टार्ट कर दो करना, ये हैकर रैंक पे ही था प्रॉब्लम। हाँ इंटीजर के बाद स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना करते हैं, ऐसा यही क्वेश्चन था ना, कुछ ऐसा ही था। हाँ हाँ ठीक है सही जा रहे हो। हैकर रैंक पे सभी सी प्लस प्लस का कोडिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। अब जिसको नहीं पता कैसे करते हैं तो मैं बता देता हूँ कि हैकर रैंक ओपन करो। आवाज आ रही है और स्क्रीन विजिबल है ना, पहले ये बता दो। ठीक है। आज मेरा लैपटॉप पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, ऐसे जाना है आपको। और मेरा तो ओपन ही है देखो यहाँ। ये सी प्लस प्लस है ना, सी प्लस प्लस में जाओ और ऐसे करके आपको सी प्लस प्लस में 5 स्टार तक कोडिंग करते रहना जब तक आपका 5 स्टार नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद भी कर सकते हो पर 5 स्टार तक तो करो। ऐसे करके यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, आप चैलेंजेस को स्टार्ट करो सॉल्व करना, और सबसे पहले इजी वाले करो फिर मीडियम फिर हार्ड। ठीक है, उसमें आपको स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चन दिख जाएगा। तो क्वेश्चन ये था कि देख लो एक बार। क्वेश्चन ये था कि जब अपन एक स्ट्रिंग है समझ लो, एस नाम का मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, और जब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मैंने दिया अर्जुन सिंह, अर्जुन मतलब अर्जुन स्पेस सिंह डाला है। तो वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो स्पेस के बाद सिर्फ अर्जुन तक ही एक्सेप्ट कर रहा है और स्पेस नहीं ले रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि ढूंढो कि कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, उन्होंने गेट लाइन ऐसे करके बोला, और तो एक ऐसा कर सकते हो आप एक्सेप्ट करने के लिए गेट लाइन सीन कॉमा नेम, सी इन कॉमा एस, जैसे आपने बोला है ना वैसे भी लिख सकते। हाँ ठीक है यही बोला आपने, गेट लाइन सी इन कॉमा एस, ऐसा कर सकते हो आप। सी इन से इन होगा और एस एस क्या है, जहाँ जो मैंने क्या बोलता है स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है। तो अगर आप इसका यूज करोगे, ये कैसे काम करता है अभी उस पर मत जाना, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर आप ऐसा करते हो अर्जुन और स्पेसिंग लिख रहा हूँ तो अपना स्पेस के साथ आ जाता है। ठीक है, तो गेट लाइन एक फंक्शन होता है जिससे वो जो स्पेसिस भी एक्सेप्ट कर देता है। ठीक है, याद रखना। आपसे कभी भी आएगा तो मैं पूछूंगा स्पेसिस एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है सी प्लस प्लस में, गेट लाइन फंक्शन यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? करूं क्या आगे स्टार्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूं? हम्म, ठीक है। तो देखो यार अभी तक आपने, अब ध्यान से सुनना, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, देखो अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चंस किए ना, तो आपको क्या था मतलब, आपको प्रोग्रामिंग का ये था कि मैंने आपको फॉर लूप सिखाया, वाइल लूप सिखाया या डू वाइल लूप सिखाया। तो इसमें क्या था मतलब, आपको एक सिंपल आपको ये पढ़ा रहता था कि हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है किसी तरीके से जैसे मर्जी हो जाए। ठीक है, पर एक चीज नोटिस करो कि जब कंपनीज में आप काम करना स्टार्ट करोगे या कुछ मतलब एक आपको एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर में ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि आपको यार एक काम करो आप मेरे को कैलकुलेटर बना के दिखा दो। ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं बोलने वाले हैं। तो एक प्रॉब्लम रहता है जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम को आपको कोडिंग के जरिए सॉल्व करना रहता है। तो ऐसा ऐसे केसेस में किस चीज का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होती है उस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन आएंगे यहाँ पे कि प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग क्या, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग इज बेसिकली सर्टेन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। देखो मतलब से अभी देखो यार, हर बार मैं सबसे पहले प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ले लेता हूँ, लेकिन अभी ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, उसको समझने के लिए आपकी पहले थ्योरी क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा बोर लगेगा स्टार्टिंग में आपको। बट अगर आपको ये चीज नहीं आएगा ना फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले थ्योरी थोड़ा अच्छे से देख लेना, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में नहीं समझेगा। और ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मैं ही समझा सकता हूँ, कोई भी समझा पाएगा आपको, बट प्लीज अभी समझ लोगे तो अच्छा रहेगा आपके पास। ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। तो देखो प्रोग्रामिंग क्या होता है, सिंपल प्रोग्रामिंग इज बेसिकली गिवन सर्टेन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। जैसे आप एडिशन करने को सॉल्व करते हो तो आप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हो, तो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हो कि कोड करो ये ऐसे करके सॉल्व करके दो। बट प्रोग्रामिंग अगर आपको याद होगा कि मैंने सी के फर्स्ट सेशन में ही बोला था कि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। अरे यार बातें ही जा रहे हैं सभी, देखो एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटिंग एरा, आवाज आ रही है ना?
कुछ ज़्यादा ही शांति लग रही है यार, चलो ठीक है। At the beginning of the computing era, programming was usually limited to machine language programming. These are sequences of bits. देखो जो क्या हुआ था, जब अपन ने स्टार्ट किया ना, मतलब जब ये कंप्यूटर का पूरा स्टार्ट हुआ था, तो असली में ऐसा नहीं था कि आप कंप्यूटर को इसलिए बना रहे थे कि मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है या आपको गेम बनानी है तो उसके लिए बन रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में कंप्यूटर का सिर्फ इतना काम था कि सिंपल जो मैथमेटिक्स होते हैं, जैसे आप कैलकुलेटर करते हो तो कैलकुलेट करके वो आपको आसानी से दे सके, ठीक है। सो बिकॉज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अब देखो, अब लेकिन सपोज करो कि अगर आपको ऐसे जैसे पबजी टाइप एक गेम है, अगर आपको एक ऐसी गेम, ठीक है, मतलब बिना बाइनरी में बनानी हो, अगर आप सोच रहे हो कि 10 1 0 0 में कोड लिखूंगा तो मतलब समझ रहे हो ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो कि अगर आपको सपोज करो स्टार्टिंग में कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, पहली बात तो ये होती है। अब आप सोचो कि आपको बाइनरी में कोड लिखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 65 जो होता है, अगर आपको किसी को पता होगा कि बाइनरी में कैसे लिखते हैं तो ऐसा करके लिखते हैं 1 0 0। देखो ये चीज़ याद होगी आपको। थोड़ा मुझे टाइम दो क्योंकि उसके बाद आपको समझ में आना स्टार्ट होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले बेसिक्स देख लो क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे किसी को याद है तो बताओ, कैपिटल ए का आस्की नंबर क्या होता है? 65 होता है, शाबाश, ठीक है। तो कैपिटल ए का आज के नंबर होता है 65। तो अगर आपको 65 को क्या बोलते हैं बाइनरी में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? आपको लिखना पड़ेगा 1 0 0 0 0 0 और 1 2 3 4 5, ये ऐसे। और क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि आपको याद होगा तो 1 2 4 8 16 32 और 64, ठीक है। अब राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, देखते रहो, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ उस पर देखो। तो 64 और ये 1, इसलिए इसको बोलते हैं 65। तो अगर मतलब अगर आप कैपिटल ए लिखते हो तो कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को ये बिट समझ में आती है 1 0 0 0 0 0 0 और 1, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ बिट्स। कंप्यूटर को असली में ये चीज समझ में आती है, कंप्यूटर को 1 और 0 के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। जितने बाकी सभी चीजें हैं, मतलब अपने अगर हम कुछ भी लिखेंगे जैसे कैपिटल ए लिख रहे हैं तो वो कंप्यूटर जो होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। वो आपका काम नहीं है कैसे करना, आपका काम कोडिंग करना है, ठीक है। लेकिन सपोज करो अगर आप सिर्फ ये कैपिटल ए लेटर ए लिखने में आपको 7 बिट्स का यूज करना पड़ रहा है, तो ऐसे अगर आपको अब कोई भी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाते हो तो हम चलो ऐसा मान के चलते हैं बिल्कुल बेकार सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें भी 10,000 लाइन ऑफ कोड होगा, ठीक है। तो इतनी लाइन्स ऑफ कोड को अगर आप बाइनरी में लिखने गए तो आप अगर कोई एरर आ गया इसमें, सपोज करो इसमें कोई एरर आ रहा है, तो आप तो ढूंढते ही रह हो जाओगे, पागल ही हो जाओगे, पूरी लाइफ हो जाएगी आपको कि ये ढूंढने में कि यार ये 1 इधर हो गया था या 0 इधर हो गया था। तो समझ में आ रहा है ना, इसलिए अपन ने एक लैंग्वेज बनाया। इस इतना क्लियर हुआ कि जितना मैंने अभी बोला कि लैंग्वेज बनाने का क्यों यूज पड़ा। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर अभी जो नए आए हैं उनको मतलब डायरेक्टली इधर लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं डायरेक्टली आगे कर देता हूँ, मतलब आगे बढ़ जाते हैं। डाउट नहीं, हाँ ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो अब क्या होता है, देखो अब अभी हमने एक लैंग्वेज पढ़ी है जो कि अपन ने पढ़ी सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज क्या था? सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, देखो विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज इज फ्लरिश्ड एंड रूल्ड ओवर द इंडस्ट्री। अब असेंबली लैंग्वेज आपको सेकंड ईयर में आएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत आप सीखोगे कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मतलब वो डायरेक्टली ऐसे कंप्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट करने की एक लैंग्वेज है, ठीक है। बट इट वॉज नॉट इनफ, अगेन प्रोग्रामर्स कम अप विद समथिंग न्यू स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब देखो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बोलते हैं सी को, क्यों? क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, उसके हिसाब से वो कोड रन करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जैसे जैसे अपने पास कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आ गए, मतलब अपने को बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता था कि अपने को देखो किसी को याद होगा कि मैंने फंक्शंस जब बताया था आपको, जब मैंने फंक्शंस बताना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था कि फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मेन में होते हो, ठीक है, ऐसा करके आप जब मेन में होते हो तो आपको डायरेक्टली मैंने बोला था कि कॉलिंग सबसे अच्छा रहता है। अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड नाम का एक फंक्शन को कॉल करते हो और यहाँ पे आपने ऐड नाम के फंक्शन की डेफिनेशन दी होती है और आप ऐसे करके उसको कॉल करते हो और उसका जो भी प्रोग्राम है वो मतलब चलाते हो, ठीक है। लेकिन अब अपने को इससे भी अच्छे अच्छा वे चाहिए था कि आगे क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो पहले तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या था, जो मैंने वर्ड ये किया ना, बोल्ड किया, उनको आप अच्छे से देख लेना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच इज टू डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। देखो जो बेसिक अप्रोच है ना वो क्या था कि कोई भी एक प्रॉब्लम है। अब देखो
ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। जब आप एक मेन फंक्शन, अगर आप समझ लो आपने एक मिंट मेन बनाया है, ठीक है, आपने इंट मेन का फंक्शन बनाया है, उसमें आप ऐड का भी कोड लिख रहे हो, पूरा ऐड का पूरा कोड लिख रहे हो, उसमें आप सब्ट्रैक्ट का भी कोड लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ऐड का कोड लिख रहे हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का कोड लिख रहे हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कोड लिख रहे हो, यहाँ पे आप डिवीजन का कोड लिख रहे हो। तो कितना मतलब कचड़ा टाइप हो जाएगा कि एक ही जगह आपने सारा का सारा कोड कर दिया है। तो उसी की हेल्प से अपन ने क्या किया था, अपन ने फंक्शंस बनाए थे। फंक्शन से क्या होता था कि हर एक कोड मतलब एक प्रॉपर मैनर में होता था कि क्या होता था कि अगर आप एक कोड से मतलब दूसरी जगह पे जा सकते हो, जैसे अपन ने ऊपर अपन अलग अलग फंक्शन बना देते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी तो आप डिवाइड कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। एंड फंक्शन एंड मॉड्यूल्स में द यूज ऑफ मॉड्यूल्स एंड फंक्शन मेक्स द प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल। इससे क्या होता है कि प्रोग्राम जो होता है वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। मतलब कोई आपका प्रोग्राम पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ इस बंदे ने यहाँ पे एक एडिशन का प्रोग्राम के लिए फंक्शन लिखा हुआ है, एक सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम के लिए फंक्शन लिखा है, ठीक है, उसको ये चीज़ समझ में आएगा। लेकिन अगर आप सारा का सारा कोड मेन में ही लिख दोगे तो जिस बंदे को कभी कोड नहीं आता होगा उस बोलेगा यार क्या यार, एक ही पूरा का पूरा कोड मेन में लिख दिया है। आप 100 लाइन का कोड मेन में लिख दोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका क्या था, अगर आप फंक्शन बना के कोड लिखते तो कोड जो होता अपना क्लीनर होता था, ठीक है। लेकिन दिस अप्रोच गिव्स इंपॉर्टेंस टू फंक्शंस। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपने को क्यों आना है। तो क्या होता है, ये जो है ना, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये था कि यार क्या होता था कि इम्पोर्टेंस ये ना ज़्यादा फंक्शंस को देते थे रेदर देन डेटा। लेकिन आपको अभी पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो आज की जनरेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसको बोलते हैं डेटा। तो अभी आप देख रहे हो कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हो रही है या ये चेंज हो रहा है, तो आप इतना बोलते हो कि यार ये हमारा डेटा ले जाएगा, वो हमारा डेटा ले जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे अपन ने जितने भी प्रोग्राम लिखे उसने अभी तक आपने कभी भी देखा कि मैंने कभी बोला कि यार हमको डेटा हाइड करना है। अब मुझे आंसर करो। जितना अभी तक अपन ने सी पढ़ा, उसमें मैंने आपको एक बार भी बोला कि डेटा हाइड करने की ज़रूरत है, आपको डेटा हाइड करना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, आपको डेटा सेव करना है। अब अभी कभी भी आप प्रोग्राम लिखते हो, कोई चीज़ लिखते हो, तो उसमें ऐसा होना चाहिए ना कि डेटा हाइडिंग होना चाहिए, कुछ इनकैप्सुलेशन होना चाहिए। ये वर्ड मैं आपको जो बता रहा हूँ ना उसका ध्यान रखना। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये वर्ड में आपको इन पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक आपको बताऊँगा तो आपको क्लियर होगा कि क्या होता है डेटा हाइडिंग। देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक बार बताओ, जब आप एटीएम में चलो ठीक है, कोई भी ऑन करो माइक, ऋषभ माइक ऑन करना अपना। अब सोचो कभी एटीएम में गए हो ना, एटीएम में पैसे निकालने गए हो। हाँ तो जब एटीएम में हाँ जब एटीएम में पैसे निकालने जाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले मुझे बताओ प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, किसी को कोई सीधे आप बोल दो, चलो ऋषभ आप रहने दो, बोलो क्या करते हो। बताओ, अभी तो बोल रहे थे, बताओ कोई भी बताओ यार। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनो सुनो सुनो। हाँ हाँ समझा। देखो पहली बात तो ये है कि ऐसा तो नहीं करता ना, कोई बंदा जाता है और एटीएम मशीन में क्या बोलते हैं जाता है और एटीएम मशीन के अंदर हाथ डालता है और जितने पैसे हैं उतना निकाल के आ जाता है। ऐसा कोई करता है क्या, बताओ। ऐसा तो नहीं करते हो ना। तो देखो अगर हाँ नहीं करते ना, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक डेटा हाइडिंग होता है। आप अब जो एटीएम मशीन है उसके पीछे भी कोई कोड लिखा गया है, ठीक है, उसके पीछे भी कोडिंग है कि मतलब आप उसको बोलते हो कि भाई इतना पैसा मुझे चाहिए तो वो उतने पैसे आपको देता है, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं करते हो कि मतलब एटीएम मशीन ऐसी बनाई गई है कि आप जाओ डायरेक्टली और मतलब जितने आप पैसे, आप काफी ज्यादा ईमानदार हो, ठीक है, आप कभी झूठ ही नहीं बोलते हो, आप जाते हो। लेकिन कभी कभी कब हो सकता है ना कि आपसे भी गलती हो जाए, आप जब पैसे निकाल रहे हो और आप मतलब खुद जैसे आप खुद हाथ डाल रहे हो और खुद नोट गिन के निकाल रहे हो तो वहां से भी प्रॉब्लम हो सकता है कोई। सिंपल सी मेरे कहने का मतलब ये था कि इस आपको उतना ही दिखाया जाता है जितना आपको दिखाने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है? तो अपने को भी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने हैं, ठीक है? अपने को भी ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जितना यूज़र को चाहिए उतना ही, ठीक है? जितना यूज़र को पता होना चाहिए। जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम की जब स्टोरी अपलोड करते हो तो गैलरी में जाते हो, तो जब आप गैलरी ओपन करते हो या उसको परमिशन देते हो तो उसके पीछे भी कोड है।
अभी आप पहले ये पढ़ लो, क्या बोलते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ाऊंगा, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा। मेरा सबसे ज़्यादा, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट ही एंड्रॉइड पे है, क्योंकि मेरे को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो उसमें जब आप दिखाऊंगा ना आपको एक चीज़, मतलब उसमें क्या होता है कि आपको, आप कैमरा ओपन करते हो ना, उसके पीछे भी कोड है, हर चीज़ के पीछे कोडिंग हुई हुई है, ठीक है। अब ये सबको ही पता होगा, इसमें मैं कोई दिखा नहीं रहा हूँ। जैसे कि ये आप पेज देखते हो तो इसके पीछे भी आप देखते हो तो कोड होता है। देखो, ये कोडिंग की हुई है, जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है, एचटीएमएल यूज हुआ है, ये सब चीजें यूज हुई हैं। तो मतलब कुछ भी चीज होता है, छोटी सी चीज भी है तो उसके पीछे कोड किया गया है, ठीक है। बट अब एक बंदा है, मुझे बताओ, कोई इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है, ठीक है, वो भी गूगल सर्च कर सकता है ना, जैसे वो भी गूगल सर्च कर सकता है। तो अब उसको, किसी बंदे को सर्च करने के लिए ये पता होना चाहिए क्या उसका पीछे का कोड कैसे किया गया है? बताओ, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना मैं ऐसे जो बता रहा हूँ आपको, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मतलब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको उतना ही यूजर को दिखाना जितना जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हो? प्रथमेश, आपकी तबीयत खराब नहीं है क्या? चलो ठीक है, फिर भी अटेंड करे तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अपने को ऐसा, ऐसी प्रोग्रामिंग का या एक ऐसी अप्रोच की, अब देखो, जो भी बंदा सोच रहा है मेरे को सी नहीं पढ़ना है, सी प्लस प्लस नहीं पढ़ना है, उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉट रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज। ना सी से, वैसे तो सी में तो आप कभी ऊप्स हो ही नहीं सकता था, नहीं तो मैं उसमें ही करा था। सी में सी प्लस प्लस पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, क्या बोलते हैं अपना पाइथन पढ़ोगे, कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसमें आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच। ये कोई प्रोग्रामिंग, मतलब ये एक टेक्निक है जिसको आपको सीखना पड़ता है। और कोई भी कंपनी में काम करोगे, किसी में भी अपनी कंपनी में बनाओगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, उसमें यूज होगा ही होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सीखना। आप बेशक क्या बोलते हैं, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं, जितने क्वेश्चन करोगे उतना सीख जाओगे, बट ये वाले कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलो, अब आते हैं कि होता क्या है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैंने बताया स्ट्रक्चर में बताओ, वो सबसे ज्यादा मायने किसको देता था? मायने का मतलब पता है ना क्या होता है? इंपॉर्टेंस किसको देता था? फंक्शंस को देता था। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेस्ट बात क्या है? बेस्ट बात है ये कि ऑब्जेक्ट ओरिएंट ऊप्स ऊप्स बोलते हैं इसको, हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आज पता नहीं, अभी ऐसे ही बोल दिया उसको, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ऊप ऊप नहीं लिखते हैं, ऊप सी लिखते हैं। ट्रीट डेटा एज क्रिटिकल एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डेटा को सबसे ज्यादा मायने दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। डेटा को सबसे ज्यादा मायने दिया गया है कि डेटा को जैसे भी रखना है, किसी भी तरीके से सेफ रखना है। डेटा को ऐसे ओपनली नहीं छोड़ देना कि आप ऐसा ही मतलब ओपनली छोड़ रहे हो, ठीक है। तो जो अभी तक आपने सीख लिया वो सीख लिया। अब जो आप सीखने वाले हो उसमें इतना बात याद रखना कि डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डेटा को क्रिटिकल एलिमेंट है, डेटा को अपने को बचा के रखना है। तो इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड डज नॉट अलाउ इट टू फ्लो फ्रीली अराउंड द सिस्टम। तो आज से अपन को ये ध्यान रखना है कि डेटा को आपको फ्रीली नहीं मूव करने देना, यहाँ वहां कहीं भी आप किसी को भी दे रहे हो, वो ऐसा नहीं चलेगा आपसे, ठीक है। जब आप कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तब आप डेटा को फ्रीली रख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपका एक सिंपल सा एम है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। बट यहाँ पे आपका ये एम रहना चाहिए, मुझे डेटा को सिक्योर करके रखना है, ठीक है। तो मैं वैसे कोड सिखाऊंगा कि कैसे होता है वो पॉसिबल। अब अब आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलोज डिवाइड प्रॉब्लम्स। आवाज आ रहा है क्या? क्या हुआ? या कट रहा है? आवाज क्लियर आ रहा है ना सभी को? ठीक है, ठीक है, तो माइक ऑन हुआ इसलिए मुझे लगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अरे ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज करता है अपने को डिवाइड प्रॉब्लम्स करने में। मतलब एक प्रॉब्लम दिया जाएगा आपको, उस प्रॉब्लम को आप डिवाइड कर सकते हो तरीके से। और अब देखो, अब पहली बार जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आए होंगे, तो उनको पता लगेगा कि इनटू नंबर ऑफ एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। क्या बोला मैंने? ये वाली लाइन याद रखना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अभी जो स्ट्रक्चर्ड ब्रेचर कुछ भी सुना हो भूल जाओ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आ जाओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलोज डिवाइड प्रॉब्लम्स, डिवाइड करने में मदद करता है इनटू नंबर ऑफ एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। हम एक प्रॉब्लम को किस में डिवाइड करते हैं? ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हमेशा याद रखना, मैं 2 बार बोल रहा हूँ कि हर एक प्रॉब्लम को अपने को किस में डिवाइड करना था? ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड देन बिल्ड डेटा एंड फंक्शन अराउंड द ऑब्जेक्ट। फिर जो आपका डेटा है या फंक्शन है वो किसके बेसिस पे बनाते हो? ऑब्जेक्ट के अराउंड बनाते हो। तो ये कुछ अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, इनहेरिटेंस होता है।
तो ये जैसे-जैसे आते रहेगा वैसे-वैसे। अभी आपको इन इस ये जो चार्ट है इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये मैंने ऐसे ही बना दिया कि आपको एक बात याद रहे कि अपन डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। याद करने का भी कोई मतलब नहीं है। जैसे अपन पढ़ेंगे अभी तो आप यही बात याद रखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताया मैंने आपको बस कि अपन डिवाइड करेंगे प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट्स में। किसी को इतने पार्ट में क्या बोलते हैं, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, या किसी को लग रहा है कुछ फास्ट लिया तो वो भी बता दो, नहीं है तो डाउट तो नो डाउट लिख दो, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ आगे क्योंकि अभी काफी बताना है। कौन सा वाला ऋषभ क्या? हाँ हाँ वो तो काफी, हाँ वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होता ही होता है ईटीएम में। तो भाई मतलब सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया होगा, बट एक तो पहले वो सी प्लस प्लस में नहीं बनाया होगा, मेरे हिसाब से जावा में किया होगा उसका कोड। बट ऐसे वो ओपनली नहीं बताएंगे आपको कि कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपको बता दिया तो आप हैक कर दोगे तो फिर क्या है, समझ रहे हो ना। वो चीज़ कभी ओपनली नहीं बताई जाती है किसी को, कि मुझे भी नहीं पता उसके पीछे कैसे इंटरनली काम किया गया होगा। बट हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतना पक्का है कि यूज हुआ ही होगा। हाँ 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 ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गया ना, इतना इतना समझ में आया ना। अब देखो अब आती है बात क्लास की। देखो ये आपकी क्लास नहीं है हाँ? अब देखो ये क्लास है क्या चीज़ है, रहने दो यार, इतना जूम भी सही नहीं है। अब देखो सबसे पहली बात कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी, अब से सच्ची में अब से टॉपिक स्टार्ट हो गया तो प्लीज ध्यान देना जो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो क्या होता है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्लस प्लस दैट लीड्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जब जब नाम आएगा तो सबसे पहले क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का नाम आएगा। क्या बोल रहा हूँ, कभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नाम आता है तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का नाम आता है। इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जिसने स्ट्रक्चर नहीं भी पढ़ा है उसको भी कोई जरूरत नहीं है, इतना तो पता है ना कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव मतलब जो कि जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, डबल हो गया, ये ऐसे डेटा टाइप्स हैं जो कि पहले से हमारे लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ठीक है, पहली बात। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप होते हैं जो आप खुद बनाते हो, ठीक है। और स्ट्रक्चर एक वन ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, तो क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब आप पूछ सकते हो कि भैया यार स्ट्रक्चर यूजर में क्या, स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस है, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखना अभी, ठीक है। देखते रहो अभी क्या बोल रहा हूँ। अभी आपको सी प्लस प्लस में आप क्लास का यूज करते हो एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब देखो विच होल्ड इट्स ओन डेटा मेंबर्स, ये क्या करता है, डेटा मेंबर्स को होल्ड करता है। डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब याद रखना, एक ही बार बता रहा हूँ, अब से मैं आपको पूछूंगा कि डेटा मेंबर्स क्या होते हैं। जैसे इंटीजर हो गया, क्या बोलते हैं अपना अब देखो जैसे कि कुछ ऐसा समझ लो। अब देखो जैसे आपने कोई क्लास बनाया, ठीक है, क्लास बनाया स्टूडेंट नाम का। अब कोई बोलेगा कि भैया यार ये क्लास क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मुझे याद नहीं रखना है। क्लास एक कीवर्ड है, जिसने फर्स्ट सेशन अटेंड किया उसको पता होगा कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड एक प्री डिफाइंड डेटा, क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं जो कि पहले से अपने कंपाइलर में यूज किए हुए हैं। स्टूडेंट एक क्लास का नेम है, ये सिंटैक्स है इसका, क्लास नेम। ये मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ अपने से, सिंटैक्स है जिसने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग बनाया उसने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा, और आपको करली ब्रैकेट लिखना होता है, ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब ऐसा कर दिया आपने, फिर उसके बाद आपको क्या करना है। अब देखो क्लास लिख दिया, क्लास नेम लिख दिया, यहाँ पे आप एक, जैसे अगर आप ऐसा लिखते हो इंट एज और स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, तो इनको आप क्या बोलोगे, ये जो अपने बने ना अपने अभी अभी ये जो बने हैं इनको आप बोलोगे क्या, डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स, ठीक है। राइटिंग पे मजा ना ओए, इतना समझ में आया ना। अब देखो अपना, इनको बोलते हैं अपन डेटा मेंबर्स, ठीक है। एक बात बता दिया आपको, फिर उसके बाद अपने को क्या करना है। अब मैं एक ऐसा करके फंक्शन बनाता हूँ कि वॉइड एक्सेप्ट नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नेम, ठीक है। तो ये जो है ना इसको बोलेंगे अपन मेंबर फंक्शंस, ये मैं डेटा मेंबर्स होगी, इनको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है। रहने दो यार, थोड़ा अच्छा ही लिख देता हूँ, अब लिख नहीं पा रहा हूँ मार, इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शंस, ठीक है।
इनको बोलते हैं मेंबर फंक्शन, इनको बोलते हैं डेटा मेंबर्स। इतनी बात क्लियर हुआ। और जैसे स्ट्रक्चर में लास्ट में सेमीकोलन यूज करते थे, यहाँ पे भी सेमीकोलन आएगा बस। ये अभी तक इतनी बात याद रखो। इसमें कोई डाउट किसी को है? कोई डाउट? अभी तक जितना बताया कि डेटा मेंबर्स क्या होता है, मेंबर फंक्शंस क्या होता है, और क्लास को कैसे लिखते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो। अब ना अपना क्या आएगा, देखो डेटा मेंबर्स की बात कर दी, मेंबर फंक्शंस की बात कर दी। विच कैन बी accessed by used by creating an instance of the class। इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। इसको एक्सेस कैसे करना है आपको? आप इसको एक्सेस कर सकते हो मेन में जैसे अपन स्ट्रक्चर बनाते थे, याद है जिसको? जब अपन स्ट्रक्चर बनाते थे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपन जब लिखते थे, एक मिनट। देखो, जब अपन स्ट्रक्चर बनाते थे ना, जिसको याद होगा, तो अपन मेन में क्या करते थे, आप ऐसे करते थे इंट मेन। जिसको स्ट्रक्चर नहीं पता कोई चक्कर नहीं, मैं इसमें बता दूंगा आपको। जब अपन स्ट्रक्चर बनाते थे, लेकिन ऐसा कुछ लिखते थे स्ट्रक्ट, जो स्ट्रक्चर का नेम होगा, जो भी स्ट्रक्चर का नेम था, नेम होगा। और उसके बाद में क्या लिखता था, यहाँ पे करके एक ऐसा एक बनाता था, S1 या S2 ऐसे करके कुछ भी बनाता था। और मैं बोलता था कि भाई जब तुम ऐसा एक्सेस करना है, तुमको कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है, तो तुमको कैसे करना पड़ेगा, S1 डॉट ऐसे करके नेम इक्वल्स टू ऐसे करके तुमको एक्सेस करना पड़ेगा। सेम चीज़ इसके साथ होती है। जब आपको कोई फंक्शन या कोई ये चीज़ एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? बाय यूजिंग क्लास नेम। जैसे आप स्टूडेंट लिखोगे, स्टूडेंट, और आप लिखोगे ओबीजे। स्टूडेंट क्या है? क्लास का नेम है। और ये जो ओबीजे लिखा है, जरूरत नहीं है कि ओबीजे लिखो, कुछ भी लिखो, S1 लिखो, S2 लिखो। अब जब मैं स्टार्टिंग में कोडिंग करना स्टार्ट किया था, मुझे लगा था ओबी लिखते हैं यार, ओबी लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। S1 लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, तो आपका ये इस चीज को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का इतना बता दिया है कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही आप एक्सेस कर सकते हो। अब सुनो, ठीक है, यहाँ पे ही बोला मैंने, विच कैन बी असेस्ड बाय यूजिंग बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। अब क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ये क्या है, ये थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा वेट कर दो, सब समझाऊंगा ये क्या क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप एंड एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। देखो, अभी बोला ना कि एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर का, मतलब स्ट्रक्चर और क्लास ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ चीजें हैं जिसमें डिफरेंस है। तो इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब सुनो, अ क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट। ये जब आप कॉलेज में पढ़ोगे ना, आपको ये लाइन इतनी बोली जाएगी ना कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, और समझ में नहीं आता है भाई क्या बोल रहे हैं, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी भी नहीं समझा होगा वैसे, थोड़ा सा वेट करो। बट ऑल्सो वी कैन से द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास इज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना याद रखो कि जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, जो क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट होता है। द क्लास इज नॉट विजिबल टू द वर्ल्ड बट ऑब्जेक्ट इज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास विजिबल नहीं होती है वर्ल्ड को, बट ऑब्जेक्ट होता है। तभी मैंने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करते ही बोला था कि भाई आपको बड़ा थ्योरी दिखने वाला है, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, एग्जांपल से आपको सब क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि क्लास इनविजिबल है, ये विजिबल है। ठीक है, तो थोड़ा अब देखो। अब आती है बात कि क्या मैं बोल रहा हूँ, कब से मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखना, अब सब समझ में आएगा क्या बोल रहा था। आप ध्यान से देखना कि क्या बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि एक एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द क्लास ऑफ कार्स। ये सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, सबसे पहले यही ली जाती है। एक कार, अगर आप बोलोगे कि पहले मुझे बताओ, कार, कार जो वर्ड है, कार एक रियल टाइम में रियल मतलब लाइफ में एग्जिस्ट करती है क्या? अगर मैं आपको बोलता हूँ कार, तो कार से आपको क्या पता लगता है? मुझे बताओ, कोई भी माइक ऑन कर दो। अगर मैं कार बोल रहा हूँ, तो कार से क्या समझ में आ रहा है आपको? कार से किसके दिमाग में क्या चीज आ रही है? अगर किसी को बोलना नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख दो, कुछ भी जल्दी लिखो। मैंने पहले ही बोला है टीचर वीचर हाँ, वाह बेटा वाह। तब तो मेरे दिमाग में लैम्बोर्गिनी आ रही है। ठीक है, चलो BMW आ रही है, व्हीकल आ रही है, ठीक है, सही बात है। लेकिन मतलब कार लिख रहा हूँ ना मैं। गाड़ी आ रही है, ठीक है ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। सुनो सुनो, ठीक है भाई, बस 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 बस, समझ गया समझ गया। लेकिन अब अब आपको मैं बोलूंगा कि मैंने कार ली, आप बोलोगे हाँ ठीक है कार ली, कौन सी कार ली? कार से आपको ये चीज नहीं पता लग सकती है ना। कार एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। बट अगर मैं बोलूंगा मैंने मारुति सुजुकी की कार ली, मैंने BMW की कार ली, मैंने ऑडी की कार ली, ठीक है,
तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ये ऐसी बात है। तो वैसे ही जैसे क्लास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वैसे ही ये जो जब तक आप बताओगे नहीं कि कौन-सी कार ली, ठीक है? तो ऐसा समझ लो कि जो आप जब किसी का नाम लेते हो, आप बोलते हो ना कि यार मैंने लैंड रोवर की कार ली, ऐसा करके बोल रहे हो या रेंज रोवर की ली, ठीक है? तो उससे आपको पता लग गया कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक रियल टाइम एग्जिस्ट करने वाली चीज़ है। अब देखना, अब प्लीज़ ध्यान से सुनना, मैं तब से बोल रहा हूँ कि ध्यान से करो, ध्यान से करो। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा अभी फर्स्ट टाइम आप एक रियल टाइम प्रॉब्लम को कोडिंग की वे में देखोगे, ठीक है? वही काम है इसका। देखो, देयर मे बी मैनी कार्स विद डिफरेंट नेम्स एंड ब्रांड आउट ऑफ देम विल शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज, लेकिन एक चीज तो पक्का होगा भाई, जब मैं कार बोल रहा हूँ तो कार के 4 व्हील्स होंगे ही होंगे। प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या है कि कार के 4 व्हील्स होंगे, कार की एक स्पीड लिमिट होगी, कार की माइलेज होगी, कार की कोई, ठीक है, माइलेज रेंज होगी। सो हेयर कार इज द क्लास एंड व्हील स्पीड लिमिट्स माइलेज आर देयर प्रॉपर्टीज। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि भैया यार मुझे ना क्लास बनानी है, तो क्लास किसकी बनानी है? मैं बोलूँगा आप बोलोगी भैया कार नाम की क्लास बनाओ। मैंने कहा ठीक है बना देता हूँ, कार्स नाम की क्लास बना दिया। और अब यहाँ पे बारी आएगी कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज मतलब इसके डेटा मेंबर्स क्या है, ठीक है? रिलेट करना स्टार्ट करो। इंट इंट में आप क्या लिख सकते हो कि गियर, कितने गियर हैं, ऐसा करके पूछ सकते हो, ठीक है? इंट इंट स्पीड कितनी है, ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? इंट या कुछ भी हॉर्स पावर कितनी है उसकी, ठीक है? ऐसा करके कुछ भी डेटा मेंबर्स बना सकते हो। और और जब मैं ऐसा करके बोलूंगा मेंबर फंक्शंस क्या होंगे, देखो मेंबर फंक्शन कुछ इस तरीके से होंगे कि जैसे कि देखो, डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लास। नहीं तो आप इसका ऐसा भी बोल सकते हो, स्ट्रिंग में आप बोल सकते हो कि कार का कलर क्या है, वो उसकी प्रॉपर्टीज है। स्ट्रिंग में कलर, कलर क्या है वो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगा, ठीक है? इतना आपको पता लग गया कि ये कार क्या है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? सो हेयर कार इज द क्लास एंड व्हील्स, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है। अब क्लास क्या होता है? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच हैज डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस होते हैं, पहले बता दिया है। डेटा मेंबर्स आर डेटा वेरिएबल्स। डेटा वेरिएबल्स मतलब जैसे कि इंट, ये जो मैंने बोला अभी। मेंबर फंक्शंस आर द फंक्शन यूज्ड टू मैनिपुलेट दिस वेरिएबल्स एंड टुगेदर दोस डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन डिफाइन द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास। जैसे कि अब मैं एक क्या बोलते हैं, ऐसा करके मैं आपको एक वो बना दूंगा, स्पीड नाम का एक फंक्शन बना दूंगा या मैक्स स्पीड नाम का एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है? तो आप उसमें क्या बताओगे मुझे कि उसकी स्पीड क्या है, ये यहाँ पे प्रिंट करने का यूज करेगा या उसकी स्पीड चेंज करने का, ऐसा करके एक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है? तो इसको बोलेंगे मेंबर फंक्शंस हैं ये। फिर उसके बाद बात रही इन द अबव एग्जाम्पल कार द डेटा मेंबर विल बी स्पीड लिमिट। हाँ ये देखो, ये जो मैंने अभी बताया अबव एग्जाम्पल ऑफ क्लास, द डेटा मेंबर क्या होगा? स्पीड लिमिट, माइलेज एक्सेट्रा। मेंबर फंक्शन लाइक आपने अप्लाई कर दिया ब्रेक्स, आपने इंक्रीज कर दी स्पीड, ठीक है? ये आप अगर आपने अप्लाई कर दिया ब्रेक हो गया, या आपने अप्लाई कर दिया आपने स्पीड इंक्रीज कर दी, तो उस टाइप के फंक्शंस होंगे। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ क्या? यहाँ बोर मार दिया, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ कि क्या होता है? बताओ, अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज अभी बोल दो। हम्म। हाँ, लास्ट वाला स्पीड वाला पार्ट वापस देखो। स्पीड वाला पार्ट ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर आपको, जैसे कि आपने स्पीड में वेरिएबल देखो, आपने स्पीड में एक वेरिएबल दी, स्पीड दी है 10, आपने स्टार्टिंग में बोला कि मेरी स्पीड जो है वो 10 की स्पीड से चल रही है, और आपने फर्स्ट गियर लगाया हुआ है। ऐसा करके मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैक्स स्पीड, अब आप क्या बोल रहे हो कि आपने स्पीड, यहाँ ऐसे करते हैं कि वेरिएबल स्पीड नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, और आप स्पीड बढ़ा रहे हो, तो आप उस वेरिएबल स्पीड को कॉल करोगे और उसको उसमें बता दोगे कि स्पीड में कितनी बढ़ा रहा हूँ, और आप स्पीड का ये चेंज कर रहे हो, तो आपने स्पीड बना दी 20 करके। तो आप डायरेक्टली चेंज नहीं करोगे, बाय यूजिंग अ फंक्शन यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ द स्पीड, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? अभी यहाँ से ना, जो आपने पूछा ना, थैंक यू आपने पूछा, इससे आपको पता लगता है एक चीज, इससे ये चीज पता लगता है। देखो, सी में जब आप पढ़ते थे ना, मतलब वैसे तो एक चीज है, लेकिन वैसे तो अपन वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप ना, अब डायरेक्टली कभी भी अपन ये ट्राई नहीं करेंगे कि इनको अपन एक्सेस करें। डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने का ट्राई करूंगा कि मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। बाय यूजिंग मेंबर फंक्शंस में इनकी वैल्यू चेंज करूंगा हमेशा आपसे।
इसको एक किस्म का डेटा हाइड करना बोलते हैं कि आप डायरेक्टली आपने जो मेंबर फंक्शंस जो हैं वो उनको एक्सेस करने को नहीं बोल दिया, आप मेंबर फंक्शंस को डायरेक्टली आपने कंट्रोल किसी का नहीं दे दिया है। आप बोल रहे हो कि बाय यूजिंग मेंबर फंक्शन यू कैन एक्सेस। और ठीक है, ये बताता हूँ आगे आगे, लेकिन इतना बात क्लियर हुआ ना सभी को? नीलेश, आप पता लगा कि स्पीड वाला क्या बोल रहा था मैं? ठीक, अब देखते हैं, आगे आते हैं, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं यार। क्लास तो क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल आइडेंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड। देखो, पहली बात, ये जब थ्योरी व्यूरी पढ़ते हो ना, ये कुछ समझ में नहीं आता है आपको, ठीक है? तो ट्राई करो हर एक प्रोग्रामिंग की हर एक चीज को ना, मतलब अपने रियल लाइफ में लाने की ट्राई करा करो। और जब ये बोला ना कि व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरीज एलोकेटेड, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं ये लिख रहा हूँ ना, इंट गियर इंट स्पीड, अभी तक इससे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। ये कोई मेमोरी, अरे जिसने माइक ऑन किया वो ऑफ कर दो प्लीज, ठीक है? मतलब जब आप ऐसा करते हो तो इससे क्या होता है, कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होता है। व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड नो मेमोरी इज एलोकेटेड। बट व्हेन ऑब्जेक्ट, जब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ना, जैसे ही ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही मेमोरी एलोकेट होती है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई चक्कर नहीं, ठीक है? जैसे कि देखो, अपन यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले। अब पहली बार क्लास का कोड कर रहे हैं, बताओ किस नाम की क्लास बनाओ? देखो, क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम की। जैसे सबसे पहले आप क्लास बना रहे हो स्टूडेंट नाम की, ठीक है? ऐसा बनाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे? नहीं तो यहाँ पे ही करते हैं, आप कोड करना तो यहाँ पे करते हैं यार। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? हैश इंक्लूड, जो अपना तरीका है iOS TREM, iOS स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करना, ठीक है? यूजिंग नेम स्पेस, ये क्या हो रहा है, एसटीडी सेमीकोलन, ठीक है? सबसे पहले आपको मेन फंक्शन ही लिखना होता है, यही सही तरीका है करने का। मेन फंक्शन लिख दिया। अब मुझे क्लास बनानी है, क्लास का नेम बनाना है मुझे स्टूडेंट। तो क्लास बनाऊंगा, उसका नेम दूंगा स्टूडेंट, कुछ सी भी नाम दे सकता हूँ। क्लास एक कीवर्ड है, स्टूडेंट एक क्लास का नेम है, ठीक है? उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो, अभी मैंने ये चीज़ बताई नहीं है लेकिन अभी बता देता हूँ कि पब्लिक लिखना पड़ता है आपको सबसे पहले। पब्लिक, पब्लिक मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि फ्री एक्सेसिबल है, हाँ कहीं भी करोगे हर जगह एक्सेसिबल है। आप हिंदी में लिखो, हर जगह एक्सेसिबल है, हर जगह एक्सेस कर सकते हो इसका, ठीक है? पब्लिक लिखना होता है, सुनो सुनो पहले सुन लो तभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है? मैं बताऊंगा क्या बोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपको क्या पता समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी देखते जाओ। तो पब्लिक में अभी मैं पब्लिक लिख रहा हूँ, सब चीज़ें पब्लिक हैं। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पब्लिक नहीं लिखते हो ना तो क्लास में प्राइवेट होती हैं वो चीज़ें। देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं लिखते हो पब्लिक तो वो चीज़ें प्राइवेट होती हैं क्लास में। तो अपन अभी एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे स्ट्रिंग नेम नाम का बनाया मैंने, और एक इंट एज नाम का वेरिएबल बनाया। तो किसी को याद होगा तो इसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स। और मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन में बना रहा हूँ void accept, छोड़ दो, इंट एज नाम का ही बनाता हूँ, सिर्फ एक ही डेटा मेंबर रखता हूँ जिसको बोल रहा हूँ स्ट्रिंग नेम एक्सेप्ट। एक्सेप्ट नाम का एक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। इसका क्या काम होगा? इसका ये काम होगा नेम की वैल्यू को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट नेम बना रहा हूँ मैं, एक्सेप्ट नेम, ठीक है? इसको बोलूंगा सी आउट, यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, क्या बोलूंगा? एंटर नेम, ठीक है? ऐसा। और सी इन से मैं एक्सेप्ट कर दूंगा, सी इन से नेम एक्सेप्ट कर दिया। वैसे ही मैं एक और मेंबर फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा void, अपना क्या नाम देंगे अपन? अपन नाम देते हैं प्रिंट नेम, ठीक है? ऐसा। और यहाँ पे मैं कर दूंगा सी आउट नेम
नेम इज ऐसा लिख दो, नेम इज। तो नेम क्या होगा, जो भी नेम वेरिएबल में होगा वो। अब चाहो ना, अब चाहो तो इसको प्राइवेट लिख मैं बताता हूँ, चलो ठीक है रुको, अभी पब्लिक रहने दो सब। अब ये हो गया, आपने सबसे पहले क्लास लिखा, स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट क्लास का नेम है। पब्लिक एक ऐसा स्पेसिफायर है, ये डेटा मेंबर्स हैं, ये मेंबर फंक्शंस हैं, यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन आएगा। अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता तब तक स्ट्रिंग नेम को उसका जहाँ पे उसको स्टोर होना है वहां पे उसको वो मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, सिंटैक्स क्या है, स्टूडेंट मतलब क्लास नेम लिखना है, ऐसा लिखना है आपको, क्लास नेम, क्लास नेम, और आपको जो भी ऑब्जेक्ट नेम, ऐसा, ये सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट बनाने का। क्लास नेम क्या है अपना, क्लास नेम है अपना स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट नेम क्या है अपना, ऑब्जेक्ट नेम है मेरा, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ऑब्जेक्ट नेम मेरे को खुद बनाना है तो मैं किसी भी नाम से बना सकता हूँ। सपोज करो मैंने S1 लिख दिया नेम से। अब क्या होता है, सपोज अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आए एंटर नेम, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा। जिसको स्ट्रक्चर पढ़ा है, जिसने उसको याद होगा कॉल कैसे करते थे, बाय यूजिंग डॉट। डॉट होता है एसएस मतलब एक्सेस करने के लिए यूज किया था डॉट ऑपरेटर। तो S1 लिखूंगा मैं, डॉट यूज होता है एक्सेस करने के लिए, और किसको एक्सेस करना है, किस फंक्शन को कॉल करना है, एक्सेप्ट नेम को, एक्सेप्ट नेम लिखेंगे ऐसा। और जिसने सी पढ़ा उसको याद होगा कि अपन ऐसा डायरेक्टली भी कॉल कर सकते थे, ऐसे करके कॉल करते थे, एक्सेप्ट नेम लिखता था और ऐसे डायरेक्टली कॉल होता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये क्लास का नेम है, और S1 डॉट आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट 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 एक मतलब क्या बोलते हैं, एक्सेस करने के लिए यूज होता है, एक्सेप्ट नेम फंक्शन है। इसको कॉल किया, फिर S1 डॉट प्रिंट नेम को फंक्शन को कॉल करूंगा, प्रिंट नेम को कॉल करूंगा, ऐसा कॉल करा बस। अब सबसे पहले हो गया एक्सेप्ट नेम कॉल होगा, एंटर नेम आएगा, मैं नेम एंटर करूंगा, प्रिंट नेम कॉल होगा, प्रिंट को कॉल करूंगा, देखो रन करूंगा आपको होगा। सबसे पहले एंटर नेम आ गया, एंटर नेम को कॉल किया, अर्जुन लिख रहा हूं मैं, एंड नेम इज अर्जुन आ गया। जिसको ये कोड समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, विजुलाइज करते हैं। और यहाँ पे ठीक है, अब देखो एक बात, यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था। ये चीज जो मैंने बताया ना, किसी को यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मुझे बताओ, इसको देखो, जो मैंने बताया अभी वही चीज मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बताओ। ये क्लास है, क्लास कीवर्ड है, क्लास नेम यूजर डिफाइंड नेम है, ऐसा स्पेसिफाइड यूज किया गया है। वो क्या हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। जब उसकी बात करूंगा तो बताऊंगा। डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स टू बी यूज्ड, मेंबर फंक्शन फंक्शंस, लास्ट में क्लास नेम एंडिंग विद सेमीकोलन। डिक्लेयर कैसे करना ऑब्जेक्ट को, क्लास नेम विद ऑब्जेक्ट नेम। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट S1 लिखा हुआ है। अरे मैंने एक गलती कर दिया है, उसको मैं ठीक कर देता। अरे क्या हो गया, आवाज आ रहा है ना सबको कि नहीं आ रहा है, कोई माइक ऑन। हाँ अरे हैंग हो गया मुझे लग रहा है, एक मिनट। अब ठीक है, गलती नहीं किया हूँ कुछ भी। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता हूँ नेम, मुझे डायरेक्टली ऐसे करके डालना पड़ेगा। नेम अर्जुन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता लगेगा कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं दे सकते नेम, अच्छा सेमी कॉलन डालें। ठीक है, देखो सबसे पहले, हर बार वो 1000 बार बोला होगा ये बात को, कि जब भी अपना कोड स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से होता है। जिसको विश्वास नहीं हो रहा था वो देख लो भाई, कुछ नहीं स्टार्ट होता सबसे पहले मेन फंक्शन होगा। नेक्स्ट किया स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S1 पे आया, उसको पता लगा अरे यार स्टूडेंट नाम का कुछ तो बनाया है इस बंदे ने। सबसे पहले क्लास बनाया है तो उसको पता लग गया क्लास बनाया, सबसे पहले गया क्लास के पास। अब एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हाँ रुको रुको अभी ध्यान से सुनो मेरी बात। ये देख रहे हो, ये चीज देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ,
इस चीज़ को वैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होना बोलते हैं। तो मैं बताऊंगा ये क्या होता है, आगे जाके कंस्ट्रक्टर टॉपिक ही बताना है। वो अपने आप कॉल होता है, अगर आप दोगे भी नहीं तब भी कॉल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इकलौता एक ऐसा फंक्शन होता है, देखो अभी वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको याद रखो। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिस हुज नेम इज सिमिलर टू द क्लास नेम। इकलौता ऐसा फंक्शन जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है और जिसका नेम जो होता है वो सेम होता है क्लास नेम से। दो बातें याद रखना, ठीक है। एक, जिसका कंस्ट्रक्टर का ऐसा फंक्शन होता है जिसका नेम जो होता है सिमिलर होता है क्लास नेम से, और दूसरी बात मैंने क्या बोला कि क्या बोलते हैं उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया ना s1 डॉट एक्सेप्ट नेम, इसको बोलते हैं कॉलिंग करना। तो नेक्स्ट कर रहा हूँ, अपने आप कॉल हुआ यहाँ पे देखो, अब आया नीचे, यहाँ पे देखो जैसे ही आ गया उसको पता लग गया ओ भाई इस बंदे ने कुछ तो बनाया है, मतलब एक बनाया हुआ है। तो s1 डॉट एक्सेप्ट नेम को कॉल होगा। अब कॉल हुआ, एक्सेप्ट नेम में गया, एंटर नेम आया, नेम इक्वल्स टू अर्जुन, नेम इक्वल्स टू अर्जुन आया, तो अर्जुन जो है वो उसमें सेव हो गया अब नेम में। और मैंने आपको एक और बात बोला था, क्या बोला था, हाँ ठीक है, ये मैंने आपको बोला था ना कि अब से हम कभी भी डेटा मेंबर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अपन कैसे इंटरेक्ट करेंगे, बाय यूजिंग मेंबर फंक्शंस। तो अपन देखो मेंबर फंक्शन से उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कर रहा हूँ, देखो हो गया एक्सेप्ट नेम, प्रिंट नेम में जाऊंगा, प्रिंट में जाऊंगा सी आउट नेम इज, यहाँ पे देखो नेम इज अर्जुन प्रिंट हो गया। जैसे ही हो गया अब खत्म होगा, अब जैसे ही खत्म हो रहा है 16, देखो अभी भी प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। अब यार अभी बहुत अच्छी बात है, देखो यार मैं इतना एक्साइट क्यों हो रहा हूँ, देख रहे हो। प्लीज यार सभी ध्यान से सुनो क्या बोल रहा चाहता हूँ मैं। देखो यार खत्म, अभी सभी को जब भी आप सी का कोड करते थे, सी प्लस प्लस का कोड लिखते थे ना, आपको याद होगा कि जैसे मैं खत्म कर रहा था तो अब खत्म हो जाना चाहिए था ना। सब तो काम तो कर दिया, यहाँ पे देखो प्लीज नोटिस करो, प्लीज प्लीज ध्यान से देखो। अभी प्रिंट नेम कर रहा हूँ, सी आउट, यहाँ पे नेम प्रिंट हो गया। अभी भी देखो स्टेप 14 ऑफ 19, मतलब अभी भी कुछ स्टेप्स बाकी हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे देखना अभी क्या होगा, यहाँ पे खत्म हो गया, वो वापिस चला गया उसके पास, ठीक है। समझ में, इतने बात तो समझ में आता है। अब देखना क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, फिर से वो वापस जा रहा है। ये कीवर्ड देख रहे हो, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। इस चीज को देखो, इसको इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल होना। डिस्ट्रक्टर कॉल होना किसी को याद होगा तो इतना याद रखो, जो आपने मेमोरी एलोकेट की है, जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद होता है ना, जैसे आपका प्रोग्राम खत्म होता है, ये सारा सारा डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर होना। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल होता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है किसके लिए, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये अपने आप एज अ कंपाइलर कॉल कर रहा है, मैं खुद खुद मैंने कुछ ऐसा कोड नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट करो, वो सारा सारा डेटा को अपने आप कर देगा जो करना होगा उसको। प्लीज अब बताओ किसी को कोई डाउट है क्या। वो छोड़ दो, कैसे कल्प की क्यों है, क्या बोलते हैं पॉइंटर का, वो अभी अपने का वो जानने की जरूरत नहीं है अपने को कि ऐसा क्यों है, कुछ भी उसमें स्टोर है, ठीक है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये था कि आपको ये चीज पता लगना चाहिए था कि कैसे काम हो रहा है। यार कितना एक्साइटिंग चीज है, मतलब अगर आपको ध्यान से देखोगे कि कॉल देख रहे हो कैसे कैसे जा रहा है, जो आप लिखा है वही चीजें हो रही हैं। तो प्लीज बताओ अभी किसी को कि इसमें इस चीज में कोई डाउट है क्या, जितना मैंने अभी बताया। और किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। हाँ आप ऐसा समझो, अभी अभी तो यही समझो, डिस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको। किसी को जिसको डाउट नहीं है वो प्लीज क्लियर लिख दो यार। सच्ची में ये चीज क्लियर हुआ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ आज का मैं तभी बोल रहा था कि थ्योरी तो है ही है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। आज तो आपने पहली बार कोड देखा होगा कि हाँ कैसे कॉल जा रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे चीजें होती हैं। अब वो समझेगा ये चीज जब आपको बताएंगे, मतलब समझ रहे हो ना ये चीज। हम्म। किसी को कोई डाउट है सच्ची बताओ, अभी जिसको डाउट है वो प्लीज बोल दो। हाँ ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ मैं, जब आपसे कब से बोल रहा था ना कि भाई तुम डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो, अब मैं एक काम करता हूँ, प्राइवेट लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्राइवेट, मतलब मैंने डेटा मेंबर को प्राइवेट किया और जो मेरे फंक्शन है उनको मैंने पब्लिक किया। अब मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ कि इनका फायदा क्या होता है। क्या होता है फायदा, वो चीज़ रन करूंगा ना,
तो सेम चीज़ होगा, जैसे मैंने वो किया था वही चीज़ आएगा। देखो एंटर नेम बोल रहा है, मैंने अर्जुन लिखा, अर्जुन प्रिंट हो गया, ठीक है, शाबाश, हो गया प्रिंट। मैंने एक चीज़ बोला था आपको, जिसको याद होगा, मैंने बोला कि यार आप अब से हम इसको, ये जो होता है ना, इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ यार ऐसा नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली मेन फंक्शन में ना उसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेम को एडिट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं डायरेक्टली चेंज करूँगा। तो मैंने ऐसा किया, s1 डॉट नेम, नेम इक्वल्स टू, क्या कर रहा हूँ मैं, अर्जुन नाम दे रहा हूँ उसको, या कुछ भी नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूँ, ऋषभ नाम देता हूँ, देखो ऋषभ दे रहा हूँ। तो अब मैं ऐसा करके दे रहा हूँ, s1 डॉट नेम खुद ही दे रहा हूँ। तो कितने बंदों को लगता है कोड रन करेगा और कितनों को लगता है कोड रन नहीं करेगा? हाँ, स्ट्रक्चर मस्त रिवाइज हो रहा है, हाँ सही बात है। हाँ, कोई तुक्का ही मार दो जिसको, और किसी के पास एक्सप्लेनेशन जिसने पहले से पढ़ा हुआ तो मुझे बता दो कि अब कोड रन करेगा कि नहीं करेगा इस केस में। बताओ बताओ। तो मैं, नहीं होगा, ठीक है, तो सही बात है, नहीं होगा। जब मैं रन करूंगा, देखते हैं होगा कि नहीं होगा वैसे। तो वो एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, एरर पढ़ना अब। कंपाइलर हमारा भगवान है, वो सब बताता है हमको। एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर स्ट्रिंग बोल रहा है कि इस प्राइवेट, बोल रहा है भाई जो तूने फंक्शन, जो तू जिसको तू एक्सेस करना चाहता है वो प्राइवेट है। तो यहाँ से पहली बार आपने एक ऐसा कोड किया जिसमें आपने एक डेटा मेंबर को हाइड किया, बोल सकते हो आप हाइडिंग, इसी को हाइडिंग बोलते हैं। ठीक है, आपने डेटा को हाइड किया, उसको प्राइवेट रखा है। ठीक है, इससे क्या होगा, अब आप किसी भी मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आप ट्राई करते हैं एक बार, लेट मी ट्राई, कि इसको पब्लिक देता हूँ, पब्लिक रखता हूँ, फिर देखता हूँ चेंज करने का कि फिर रन करता है क्या। अरे क्या हुआ अभी, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है ना? नेट तो नहीं गया था? हाँ हाँ, ठीक है, देखो क्या बोल रहा था, स्क्रीन विजिबल है ना, हाँ। देखो, अब देखो, अब जब मैं पब्लिक किया, पब्लिक लिखने से क्या हुआ, तब तब काम कर गया। तो ये चीज़ पहले ही बोली जाती है कि आप इसको प्राइवेट रखो। प्राइवेट डेटा मेंबर्स लिखने से क्या हो गया, आप उसको डायरेक्टली मेन में एक्सेस नहीं कर सकते हो। तभी एक्सेस कर सकते हो जब आप बाय यूजिंग मेंबर फंक्शंस। इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी यार। ठीक है, नहीं भी हुई होगी तो फिर से रिकॉर्डिंग देखो, अब मैं नहीं बताने वाला फिर से। अब ठीक है, समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो एक बात आती है कि एसेसिंग डेटा मेंबर्स मैंने आपको बता दिया है कि डेटा मेंबर्स को आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक और तरीका होता है देखो डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने का। अब देखो यार, आप बोलो कि भैया यार ये क्या कर रहे हो आप, आपने बोला कि सब चीज़ें मेन में नहीं लिखनी है। तो आप सोचो, अगर आपको बहुत बड़ा कोड करना है, अब आप बहुत बड़ा कोड करने को जाओगे तो आप सब चीज़ें क्लास में भी नहीं लिखना चाहोगे ना। तो एक तरीका होता है भाई, जिससे क्या कर सकते हो आप, ये जो आपने ये फंक्शन डिक्लेयर किया ना, इन फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, इनको आप बाहर लिख सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, उसका सिंटैक्स देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या होता है, आपको ऐसा लिखना पड़ता है, रिटर्न टाइप। सबसे पहले आप हम ऐसा लिखेंगे, रिटर्न टाइप। सिंटैक्स देखो आप कैसा है, रिटर्न टाइप, सबसे पहले रिटर्न टाइप में देना चाहता हूँ वॉइड। जब क्या कहने का मतलब है, जब आप इस क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन का यूज करना चाहते हो तो कैसे लिखते हैं, वॉइड रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप आ गया वॉइड, फिर आता है क्लास का नेम, यहाँ पे क्लास का नेम है स्टूडेंट। फिर एक ऐसा ऑपरेटर जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, जिसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यहाँ पे लिखोगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नेम, जैसे फंक्शन का नेम है एक्सेप्ट नेम, ऐसा। ये इसका सिंटैक्स है भाई, ये मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने खुद से नहीं बनाया, ये पहले से सिंटैक्स है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। और अब एक चीज़ आपको करना होगा, जब आपने ये किया ना तो आपको ऐसा कर देना है, इसको यहाँ पे आपने डिफाइन कर देना है, कंट्रोल सी ऐसे करके कंट्रोल वी इधर कर दो, और सीन को यहाँ पे रख दो, और इधर आपको इसको हटा देना, और यहाँ पे सिर्फ आपको डिक्लेरेशन दे देना है। ऐसा हो जाएगा ऋषभ, सभी सुन, मतलब ये ऋषभ ने एक बार पूछा था। तो ये हो गया डिक्लेरेशन, और ये चीज हो गया डेफिनेशन। याद होगा आपको, मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, ये चीज डिक्लेरेशन और ये चीज डेफिनेशन। अब जो न्यू बंदे हैं जिनको लग रहा होगा कि भैया सब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीजें मैंने यहाँ पे बताया है आपको, कोई चीज ऐसा है ही नहीं कि मैंने स्ट्रक्चर का यूज कर रहा हूँ। बस ऐसा है जिसने स्ट्रक्चर पहले से पढ़ा है उसको रिवाइज हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि सिमिलर है स्ट्रक्चर से थोड़ा-थोड़ा। बट ये चीज़ें तो इन्होंने भी आज पहली बार पढ़ी कि आप कैसे बाहर लिख सकते हो, स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके। और वैसे ही अगर आपको सेकंड फंक्शन को लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे वॉइड, वॉइड मतलब रिटर्न टाइप, स्टूडेंट मतलब क्लास का नेम, स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर, प्रिंट नेम फंक्शन का नेम, ठीक है ऐसा। और आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे लिख दोगे यही चीज़, ठीक है ऐसा। और ऐसे करके अपन लिख देंगे सी आउट नेम, ठीक है। बट आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, डिक्लेरेशन ऊपर ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप डिक्लेरेशन के बिना ही ऐसा यूज़ कर रहे हो ना तो मेरे साथ रन नहीं होगा वो, क्योंकि आपको बताना पड़ता है यहाँ पे कि आपने एक ऐसे फंक्शंस बनाए हैं। ये इससे आप ये बता देते हो, यहाँ पे आपको लिखना ही लिखना है। इससे ये चीज़ पता लगता है कि यहाँ पे आपने मेंबर फंक्शंस बनाए हैं जहाँ पे जिनकी आपने डेफिनेशन कहीं ना कहीं तो नीचे दी हुई है। और ये क्या बोलते हैं आपके डेटा मेंबर्स हैं। आप रन करो। अरे ऋषभ को मैंने ऐसा नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ अब, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है। ऐसे रन करूँगा अब एंटर नेम देखो, सबसे पहले यहाँ पे गया एंटर नेम, अर्जुन लिख रहा हूँ और नेम इज अर्जुन प्रिंट हो रहा हूँ। अब मुझे बताओ किसी को इस चीज़ में डाउट है कि इसको बाहर कैसे लिखते हैं। अब ये चीज़ आपको याद करनी है। देखो मैंने कभी बोला नहीं आपको याद करने के लिए, ये चीज़ आपको याद करनी है। क्या चीज़ याद रखनी है? ये चीज़ कि रिटर्न टाइप होता है, फिर क्लास नेम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम। अब ये चीज़ याद भी नहीं होता, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको सिंटैक्स याद होता है। ये सिंटैक्स है वो याद हो जाता है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये चीज़? अगर क्लियर हो गया तो काफ़ी है, आज का बहुत बताया आज तो। और किसी को अब डाउट है तो पूछो, सब चीज़ों में किसी में भी डाउट है तो। बताओ बताओ, किसी को डाउट है क्या? नहीं है डाउट तो प्लीज़ लिख दो कि समझ में आ गया, और डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो। बताओ 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 बताओ, जिसको डाउट है प्लीज़ पूछो। डेटा मेंबर क्या चीज़ क्या आता है, मतलब कैसे है, मतलब समझा नहीं। ठीक है, मैं इस वाले कोड को आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ फिर से इसमें। अरे यार मुझे कोड का वहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना था सी एडिट दिस कोड। यहाँ पे मुझे नेम का नेम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं लिखना। देखो डेटा मेंबर का कुछ नहीं है यार, डेटा मेंबर सिंपल जैसे डेटा टाइप्स होते हैं वही चीज़ है, बस उनको एक्सेस करने के लिए अपन ने पब्लिक इसका यूज़ किया है, क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन का यूज़ किया है, और कुछ नहीं है। डेटा मेंबर्स जो अपने सिंपल मेंबर फंक्शन होते हैं, जैसे इंट हो गया, ये चीज़ें हो गया। यस। नहीं, स्कोप उसका प्राइवेट तक है। श्रीनिधि समझा नहीं मुझे क्या चीज़ बोल रहे हो आप। स्ट्रक्चर मस्त रिवाइज हो रहा है, नहीं करेंगे। नहीं, स्कोप उसका प्राइवेट तक है, उसका क्या मतलब है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। बताओ भाई, 30 कुछ स्टूडेंट्स हो, बता भी नहीं रहे हो अभी। कैन यूज पॉइंटर इन डेटा मेंबर्स? यूज कर सकते हैं, जब करेंगे तो बताएंगे। पॉइंटर्स का आई गेस यूज कर सकते हैं। अरे यार पॉइंटर्स का देख, रुको रुको रुको, इसके लिए तो अपना पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही इस पे आधारित है। थोड़ा सब्र रखो ओम, आपको पूरा, आपका नाम बड़ा अच्छा है यार। अपन जब वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना, तब पूरा पूरा इसी में आएगा यूज। लिंक लिस्ट तो सब इसमें ही घूमते रहोगे, पॉइंटर्स में आप। पॉइंटर्स में बताऊंगा, थोड़ा सा आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि पॉइंटर के बिना तो आप हमारी जिंदगी ही नहीं है। और किसी को कोई डाउट? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। ओए, तुम 30+ स्टूडेंट्स हो, जिसको डाउट नहीं है तो प्लीज़ लिखो ना सारे के सारे कि क्लियर हो गया, या थोड़ा लिखो भी, अच्छा समझाया, थोड़ा मुझे थोड़ा मोटिवेट करो यार।
शाबाश शाबाश, गुड, मुझे पता है। ठीक है ठीक है। और तुम सब ये जो क्या बोलते हैं, कम से कम जब यूट्यूब ओपन करते हो, जो लिंक भेजता हो ना तुमको, उसको उसमें जाके कमेंट कर दिया करो यार। हाँ क्लियर हो गया ना? तो आज से तुम्हारी ड्यूटी, तुमको एक काम दिया है, चुप करके अब सभी की सभी कमेंट करोगे वहां पे जाके। ठीक है भैया, मजा आता है कोडिंग सीखने में। और अब हाँ, ठीक ठीक है, ये मैं जानता हूँ यार। लेकिन एक बात याद रखना, अभी अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ ना वो थोड़ा इजी है, ठीक है। जब आप जब आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करोगे ना, तब चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना इजी हो सकता है उतने वे में बताऊँ। बट तब ये मत कर देना कि समझ में नहीं आ रहा है तो क्या आप छोड़ दोगे, कि बोलोगे कि यार रहने दो। समझ में नहीं आ रहा है तो आप हजार बार भी पूछोगे ना तो मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। बट ऐसा मत करो यार, क्या बोलते हैं हम, कि आप रात के 2-2 बजे मुझे पूछ रहे हो। बट आई विल ट्राई कि यार आपको अच्छे से समझाने का ट्राई करूँ, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम अगर आपने सीख लिया ना, फिर आपको कोई पीछे नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेस्ट चीज़ है यार, बेस्ट से बेस्ट। वो कभी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो एक जितना मुझे समझ में आया उतना तो मैं आपको बताऊंगा ही। और मतलब मेरा रिवाइज होगा एक बार अच्छे से, और मैं आपको हेल्प करूंगा कि बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी और से नहीं समझ सकते हो, समझ सकते हो। बट अगर चांस मिल रहा है तो सीख लो ना यार अच्छे से। इसलिए बोल रहा हूँ कि बेस्ट तरीके से ट्राई करूंगा समझाने का, तो इसलिए सीख लेना, ठीक है। हाँ चलो, बस समझ गया मैं भाई, तुम बिग फैन हो। अभी क्या बोलते हैं, जो यूट्यूब वीडियो करूंगा ना तो उसमें वो कर देना, कमेंट कर देना सब जाके। ठीक है, और क्या बोलने वाला था मैं? ठीक है, कल सेशन रखेंगे, परसों सेशन नहीं होगी क्योंकि परसों मेरा प्रैक्टिकल है। कल तो होने वाला है। ठीक है, कल कंस्ट्रक्टर वंस्ट्रक्टर बता दूंगा आपको। चलो बाय बाय अभी। हाँ ठीक है ठीक है।